नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण और मात्राओं की गणना कैसे की जाती है तथा हिंदी शब्दकोश को कैसे देखा जाता है। हिंदी शब्दकोश से संबंधित आजकल बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और भी अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हिंदी वर्णमाला की संपूर्ण विस्तृत चर्चा हमने कर ली थी। अब डिक्शनरी यानी हिंदी शब्दकोश किसे कहते हैं, कैसे देखा जाता है, ये देखेंगे आप। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सामने शब्दकोश ये शब्द आ रहा है। इसका मतलब होता है शब्द भंडार। शब्द भंडार होता है इसका मतलब, यानी शब्दों का भंडार। लेकिन आप जानते हैं भंडार है, भंडार में आपने वस्तुओं को यूं ही रख दिया तो आप अगर किसी वस्तु को ढूंढना चाहते हैं तो आपको सभी वस्तुओं को उथल पुथल करना पड़ेगा, तो उसे भंडार न कहकर खजाना कह सकते हैं। लेकिन जब शब्दकोश होता है तो शब्दकोश के अंतर्गत शब्दों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध वर्णमाला के अनुसार जमाया जाता है, तो उसे शब्दकोश कहेंगे। तो ऐसा भंडार जिसमें वर्णों को उनके क्रम के अनुसार जमाया जाता है शब्दकोश कहलाता है। हिंदी की डिक्शनरी हर व्यक्ति के घर पे नहीं होती है। अंग्रेजी का प्रचलन आजकल ज़्यादा है, तो अंग्रेजी की डिक्शनरी तो प्रत्येक व्यक्ति के घर पर मिलेगी, लेकिन हिंदी की डिक्शनरी बहुत कम लोगों के या हिंदी प्रेमी लोगों के घर पर ही मिलती हैं। तो हिंदी की डिक्शनरी संबंधित आजकल बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट को पता है, आरपीएससी को पता है कि इनके घर पर हिंदी की डिक्शनरी नहीं है। तो हिंदी के शब्दकोश कैसे देखते हैं ये देखना है। तो इसका मतलब होता है शब्द भंडार। ध्यान रखेंगे दो शब्द और आता है, एक तो आते हैं कोश, ध्यान रखना इसका मतलब होता है खजाना। इसका मतलब होता है खजाना या धन भी कह सकते हैं आप। और एक शब्द कोश ये भी यूज होता है, ध्यान रखना इसका मतलब होता है दूरी। ये दूरी के लिए यूज होता है। पूरा प्राचीन समय में कोश, एक कोश चला, दो कोश चला, तो ये दूरी के लिए यूज होता था। और 3 किलोमीटर होता है एक कोश का मतलब, एक कोश में 3 किलोमीटर होते थे। तो इस प्रकार से ये कोश का मतलब खजाना और एक कोश का मतलब दूरी। तो जब भी कभी भी डिक्शनरी आएगी तो उसके अंतर्गत शलगम वाला ही आएगा और इसका मतलब होता है शब्द भंडार। ये ध्यान रखना। एक मात्राओं की और वर्णों की गणना, मात्रा व वर्णों की गणना कैसे की जाती है ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, मात्रा और वर्णों की गणना काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंदों में की जाती है। जब छंद पढ़ने होते हैं तब वर्णों और मात्राओं की गणना की जाती है। फिर भी अगर आप एक सामान्य तरह से मात्रा और वर्णों की गणना करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं ये देख लेना आप। जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, इनको लघु स्वर भी कहते हैं आपको पता हो तो, और एक मात्रिक वर्ण भी कहते हैं इनको। और ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। इनकी मात्रा 1 होती है, ध्यान रखेंगे ये इसका चिन्ह होता है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर, इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, आप जानते हैं इस बात को। और द्विमात्रिक वर्ण भी इन्हें कहा जा सकता है। और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं ये, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। और इनका जो चिन्ह होता है वो ये होता है। कोई सा भी शब्द आप लीजिए और उसमें मात्राएं गिन सकते हैं। जैसे देखेंगे आप कमल, अब इस कमल में मात्राएं गिनेंगे तो ध्यान रखना मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती है, ये ध्यान रखना आप। तो क में अ है तो इसकी 1 मात्रा, म में 1 है तो इसकी 1 मात्रा, ल में अ है तो इसकी 1 मात्रा। तो 3 मात्राएं हैं इस शब्द के अंतर्गत, ऐसे आएगा। अगर यहां पर कमला होता
तो कम क की एक मात्रा, म की एक मात्रा, ला की दो मात्रा, यानी ये 4 मात्रिक शब्द है, 4 मात्राएं हैं इसके अंतर्गत। लेकिन अगर वर्ण आधा है, जैसे आपने लिखा प्यास, ये अब प्यास लिखा तो आगे इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसकी कोई मात्राएं नहीं होती, केवल या की मात्रा होगी 2 और श की मात्रा होगी 1। तो यहां पर कितनी मात्रा है? 3 मात्राएं हैं यहां पर। तो इस प्रकार से मात्राएं गिनी जाती है। ध्यान रखना, इनकी 2 मात्राएं इनकी और इनकी 1 मात्राएं। अगर वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो उसकी मात्रा 2 मानी जाती है। ध्यान रखना, जैसे आपने लिखा संसार, ये तो स के ऊपर अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो इसकी भी मात्रा 2 मानी जाती है, 2 2 1, तो ये हो गया 5 मात्राएं इसकी। इस प्रकार से होगा। तो ध्यान रखना, अनुस्वार की 2 मात्राएं मानी जाती है। चंद्र बिंदु पर मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जितनी मात्रा है उसकी वही मानी जाएगी। चंद्र बिंदु लग जाए तब भी कोई मात्रा का प्रभाव नहीं होता। एक बलाघात, अगर किसी शब्द पर आप जोर देकर बोलते हैं तब भी मात्रा गुरु हो जाती है, लेकिन इसकी जानकारी हम जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे और छंद पढ़ेंगे उस समय दी जाएगी। अब एक तो वर्णिक खंड कैसे करते हैं ये भी हमें देखना है। मात्राएं तो देखिए, अब आपने, अगर आपसे पूछा जाए आपको वर्णिक खंड आने चाहिए तो वर्णिक खंड कैसे होते हैं ये देखेंगे आप। वर्णिक खंड, अगर आप शब्दकोश भी देखना चाहते हैं तो वर्णिक खंड आने चाहिए, और वर्णों की गिनती कैसे होती है ये देखेंगे आप। ध्यान रखिएगा, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये इसकी मात्राएं मैंने बताई थी। ये तो मात्राएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्राओं की संख्या तो 10 हो गई। ये तो फिर अ की क्या हुआ? ध्यान रखेंगे, अ की मात्रा तो होती है लेकिन उसे उदासीन मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। तो उदासीन वर्ण होता है ये अ, ये ध्यान रखना आपको। वर्ण क्या होता है? उदासीन वर्ण होता है ये अ। इस कारण मात्राओं की संख्या पूछेंगे तो 10 स्वर होते हैं, 11 तो अ उदासीन वर्ण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अ होता है उदासीन वर्ण, तो अब क्या देखेंगे आप? अगर आपने शब्द लिखा मनीष, ये अब मनीष के वर्णिक खंड कीजिए, आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे आप? म प्लस अ, न प्लस ई, श प्लस अ, ये करोगे। अब आपसे पूछा जाए कि वर्ण कितने हैं, तो स्वर भी वर्ण होते हैं और व्यंजन भी वर्ण होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, सामान्य व्यक्ति 6 वर्ण लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना पीछे वाले वर्ण की गिनती नहीं होती। यदि शब्द के अंत में अ हो तो उसकी गिनती नहीं की जाती है वर्ण के अंतर्गत, क्योंकि ये उदासीन माना जाता है, उदासीन माना जाता है। यह ध्यान रखना है आपको। अगर यहां पर मनीषा होता, मनीषा, ये तो फिर क्या करते? म प्लस अ, न प्लस ई प्लस श प्लस आ, उस कंडीशन में इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो मनीषा के होगी 6 और यहां होगी 5 वर्ण। तो यहां पर 6 वर्ण, यहां पर 5 वर्ण होंगे, ये ध्यान रखना। तो अगर आप चाहें तो नोट लगाकर लिख सकते हैं। यदि शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में अ हो तो उसकी गणना नहीं की जाती है, अन्य सभी स्वरों की गणना होती है। ये लो, अगर मान लीजिए से आपके एक शब्द आया कमल, अब इस कमल के वर्णिक खंड कीजिए तो आप क्या करोगे? क, अ, म, अ,
ल और अ। गिनिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 नहीं 5, क्योंकि ये उदासीन है तो क्या गिनती आएगी 5। लेकिन अगर मान लीजिए कमला होता, कमला ये, तो फिर क्या होगा, क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस आ। उस कंडीशन में यहाँ आ गया, अ नहीं आया, तो फिर इसकी गिनती करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो फिर इसके वर्णों की संख्या होगी 6। तो कहने का मतलब यह है कि अ उदासीन स्वर होता है, और जब कभी अ हो शब्द के पीछे तो उसकी गणना नहीं की जाती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको अक्सर वर्ण और ध्वनि में अंतर बताया था। उस समय शायद मैंने कमल में 6 वर्ण बता दिए थे, तो आप उसको सही कर लेना। वो तो मैंने केवल अंतर बताया था कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, उसमें अंतर बताया था। लेकिन जब वर्णों की गणना की जाए तो अगर पीछे अ आए तो उस वर्ण को नहीं गिना जाता है, ये ध्यान रखना है। और चाहो तो इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, और ध्यान रखना है अगर प्रश्न आया तो आप लोगों की सही होगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति कमल में भी 6 लगाएगा और कमला में भी 6 लगाएगा, लेकिन कमल में 5 होता है क्योंकि इसके पीछे अ है, न कि आ। इसमें देखिए मनीष में अ है तो इसमें 5 होंगे और मनीषा में 6 होंगे। अब हम पढ़ते हैं शब्दकोश की ओर। ये तो मात्रा और वर्णों की गणना थी। अब शब्दकोश की ओर चलते हैं हम। डिक्शनरी पढ़ने से पहले या हिंदी शब्दकोश पढ़ने से पहले हिंदी के शब्दों का वर्णिखंड करना आपको आना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि नीचे जो वर्ण लगा होता है उसको हम पूरा मान लेते हैं या उसको आधा मान लेते हैं, उसको पहले लिख देते हैं, कभी पीछे लिख देते हैं। तो कुछ कठिन शब्दों को मैं बताता हूं आपको कैसे होता है। जैसे देखेंगे आप द्वारा, ये शब्द लिखा हुआ है। अब इसके अगर आपने वर्णिखंड अच्छी तरह से कर दिए तो ये मानकर चलिए कि आपका शब्दकोश का प्रश्न राइट होगा। लेकिन अगर आपने इसका वर्णिखंड गलत कर दिए तो फिर ये ध्यान रखना कि ये आपके प्रश्न भी गलत होगा। देखिए ये द, ये जो द है ये द आधा है और ये पहले आएगा। इसके नीचे जो ये व लगा हुआ है ये पूरा है, तो ये व और इस आ की मात्रा द के दिखाई दे रही है, लेकिन आ की मात्रा द के नहीं है, इस व के है। ये ध्यान रखना। तो व आ की मात्रा यहां आएगी। ये इसके बाद फिर र में तो कोई समस्या आएगी नहीं आपको। इस प्रकार से वर्णिखंड करेंगे आप। अगर आपने लिखा द्वैत, ये देखिए आप द्वैत, अब इसमें आपको मात्राएं द के लगी हुई नजर आ रही है, लेकिन ये मात्रा द की नहीं है, ये मात्रा किसकी है, ये व की है। तो द ये आधा, इसके बाद आएगा ये व, और व के बाद लगेगी फिर आई की मात्रा। ये ध्यान रखना, इस आई की मात्रा तो 2 लगती है, लेकिन जब लिखेंगे तो वर्ण में 1 ही लिखेंगे। और इसके बाद त प्लस अ ये आएगा, और पीछे वाला अ आप जानते हैं उदासीन होता है, साइलेंट होता है, तो इसकी गणना नहीं की जाती। जब भी हम गिनते हैं 1 2 3 4, 4 ही वर्ण गिनेंगे, पीछे वाले अ को नहीं गिनते, लेकिन आ को, ई को, ए को, सबको गिनते हैं। फिर आप देखेंगे एक शब्द है क्रम। ये अब इस क्रम को कैसे टुकड़े करेंगे, इसके वर्णिखंड कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना ये जो क है ये आधा है, और इसके नीचे जो र लगा है ये पूरा है, और ये अ भी इस र में से अ निकालेंगे फिर, और फिर म, और फिर अ। इस प्रकार से क्रमिक खंड करेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे आपने लिखा घृणा, ये अब घृणा लिखा तो ये घ आधा है, इसके नीचे जो री लग रहा है इस री को एज इट इज लिखना है। ये नहीं कि आपने र में और ई में इसे भी तोड़ दिया, नहीं तोड़ना है। मात्राओं को कभी भी नहीं तोड़ेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। और इसके बाद न प्लस आ ये लिखोगे। तो इस प्रकार से जो नीचे वर्ण लगे होते हैं अगर उन्हें कैसे लगाना है, अगर आपने ये सीख लिया तो आपके शब्दकोश का प्रश्न गलत नहीं होगा। अधिकांशतः यही होता है, ये ध्यान रखना। अब हिंदी शब्द को तो ये वर्णिखंड करना आना चाहिए। जो नीचे लगा हुआ है वो बाद में लिखा जाएगा, और जो ऊपर है वो पहले लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। जो आधा होता है उसी के नीचे लगाया जाता है, ये ध्यान रखिए। देखिए एक शब्द और लिखता हूं मैं, चिन्ह ऐसे लिखा होता है,
अब बहुत सारे क्या करते हैं, इसको यूं लिखते हैं, और ये ज़्यादातर शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, लेकिन ये गलत है। इसमें न पहले नहीं आएगा, ह बाद में नहीं आएगा। इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं, ये ची ह आगे आएगा और न बाद में आएगा, ये ध्यान रखना। और अब आप वर्णीखंड कीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। च प्लस ई, ह आधा हलंत लगा दीजिए, न प्लस अ, ये चिन्ह के टुकड़े होंगे। अगर आपने वर्णिखंड बढ़िया किए हैं तो कोई समस्या नहीं है। एक और देखना, एक शब्द है धर्म, ये इसके अंतर्गत ये जो र है, ये लगता तो पीछे है लेकिन इसका उच्चारण आगे होता है। इसको द आधा र और म इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आपने इस प्रकार से इसके टुकड़े कर दिए, फिर आपके समस्या नहीं आएगी। फिर क्या करोगे, ध प्लस अ आधा र, फिर म प्लस अ, इस प्रकार से आप टुकड़े करेंगे। तो ज़्यादातर समस्या कहाँ आती है कि जो नीचे वर्ण लगा होता है उसके टुकड़े करने में, उसके वर्णीखंड करने में तकलीफ होती है। तो इसको आप देख लीजिए, इस प्रकार से करना है। ऊपर वाला वर्ण पहले आएगा, नीचे वाला वर्ण बाद में आएगा। नीचे वाला वर्ण हमेशा पूर्ण होता है, पूरा होता है, तो फिर उसमें आपकी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए जो भी है। अब हम चलते हैं हिंदी शब्दकोश की ओर। हिंदी शब्दकोश को कैसे देखा जाता है, क्या परिभाषा लिख सकते हैं हम हिंदी शब्दकोश की? शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध विवरण वर्ण मालानुसार हो, शब्दकोश कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, शब्दों का व्यवस्थित क्रम होता है, व्यवस्थित होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं और वर्णमाला के अनुसार होता है, तो वो शब्दकोश होता है। अब हिंदी का शब्दकोश कैसे देखते हैं, उसकी वर्णमाला के अनुसार कैसे देखा जाता है, वर्णमाला में कैसे आता है, तो ये देखेंगे आप। सबसे पहले जब आप हिंदी की डिक्शनरी देखेंगे, चाहे किसी भी वर्ण का देखो, तो क्या होगा कि सबसे पहले अनुस्वार से संबंधित, ये अनुस्वार इससे संबंधित आएंगे, इसके बाद चंद्र बिंदु से संबंधित आएंगे और इसके बाद विसर्ग से संबंधित आएंगे। तो ध्यान रखना, हिंदी की डिक्शनरी में सबसे पहले इन तीनों से संबंधित, इन तीनों से बने हुए शब्द या वर्ण ही आएंगे। अगर बाय द वे इन तीनों भी एक साथ आ जाएं तो फिर क्या होगा? वैसे तीनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो ये दो आएंगे या फिर ये दो आएंगे, यही आएगा। सर्वप्रथम इनको ही इनसे संबंधित आते हैं, ये ध्यान रखना। ये तीनों, इन तीनों को सर्वप्रथम गिना जाता है। अगर ये तीनों भी एक साथ आ जाएं तो फिर आप कैसे इनका क्रम करोगे? जैसे मान लीजिए हम परीक्षाएं देते हैं, तो एक ही स्टूडेंट के सेम नंबर, दूसरे के भी सेम नंबर। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंटों के सेम नंबर हो तो फिर हम एक सीट पर 10 को या 15 को तो पोस्टिंग नहीं दे सकते। तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर क्या किया जाता है, उनकी जन्मतिथि देखी जाती है। जिसकी जन्मतिथि ज़्यादा होती है उसको पहले लिया जाता है, क्योंकि आगे पीछे तो करना पड़ेगा एक ही नंबर वालों को। तो अगर मान लीजिए दोनों एक कंडीशन पर हो तो फिर आप किसको पहली वरीयता देंगे, वो ये देखना है। देखिए, आप दो शब्द हैं आपके सामने, एक तो हंस और एक है हंस। ये एक में अनुस्वार लगा है, एक में चंद्र बिंदु लगा है। अब देखिए आप इनके वर्णीखंड कैसे करेंगे। ये ह प्लस अ के ऊपर आप अनुस्वार लगा दीजिए, प्लस स प्लस अ, यही वर्णीखंड होंगे। इसके बाद इसका देखिए, ह प्लस अ के ऊपर चंद्र बिंदु प्लस स प्लस अ, मान लीजिए ये है। अब आपको आगे पीछे करने, हिंदी की डिक्शनरी कैसे देखते हैं हम, ये है दोनों सेम है, कर जाएंगे, आगे पीछे नहीं कर सकते।
ये अ और ये अ दोनों सर्वप्रथम आते हैं तो ये भी कट जाएंगे, इनका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ स ये भी बराबर है, ये भी कट जाएंगे। ये अ और ये अ ये भी कट जाएंगे, दोनों बराबर। अब किसी को भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते। उस कंडीशन में चंद्र बिंदु और अनुस्वार को वरीयता दी जाएगी। तो अनुस्वार वाला सबसे पहले नंबर पर आएगा, चंद्र बिंदु वाला दूसरे नंबर पे आएगा और फिर ये तीसरे नंबर पे आएगा। ये वरीयता दी जाती है। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर अनुस्वार लगाए तो ये पहले नंबर पे आएगा और इसमें चंद्र बिंदु लगा है तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। इस प्रकार से हम क्रम देखेंगे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इन तीनों को ये सर्वप्रथम आएंगे, लेकिन तीनों में भी मैंने क्रम बता दिया है कि ये सबसे पहले गिना जाएगा, इसके बाद गिना जाएगा। तो अब ये देख लिया अपन ने। इसके बाद अब इनसे बंद के बाद अ, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ी, फिर री, फिर ए और फिर ऐ और फिर ओ और फिर अव आएंगे। ये ध्यान रखना। हमारी जो वर्णमाला है या बहुत सारी वर्णमाला अपन देखते हैं, उसमें अनुस्वार और विसर्ग इसके बाद होते हैं, लेकिन शब्दकोश गलत हो जाता है, वो सबसे पहले आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आपको व्यंजनों पर चलना है। तो व्यंजनों पर कैसे चलना है? क वर्ग सबसे पहले आएगा, क ख ग घ ङ आएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क के साथ ही श से क्षत्रिय के शब्द भी आएंगे। श से क्षत्रिय के शब्द क्यों आएंगे? क्योंकि ये श आधे क और श से मिलकर बनता है। ये ध्यान रखना आप। तो अगर क्षत्रिय वाले शब्द हैं तो वो क के साथ ही गिनने में आएंगे, क्योंकि इसमें भी आगे क होता है। उसके बाद फिर ख, फिर ग, फिर ङ और फिर ञ आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसके बाद च वर्ग आया, ये तो च आ जाएगा, छ आ जाएगा, ज आ जाएगा, लेकिन इस ज के जस्ट बाद ग से ज्ञानी आएंगे। क्यों आएंगे ज्ञानी? क्योंकि ये ज और य से मिलकर बना है। ये ध्यान रखना। इनसे संबंधित अभी मैं बताऊंगा आपको उदाहरण। ज और य इससे मिलकर बना है, तो ये ज्ञानी ये नहीं कि वर्णमाला में नीचे ही नीचे आता है तो ये वर्ण सबसे बाद आएगा, ऐसा नहीं कह सकते। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि एक शब्द है जानवर और एक शब्द है ज्ञान, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, तो तुम तो ये ज्ञ को सोच कर ज्ञ तो सबसे नीचे आता है, इसको बाद में आएगा, ऐसा नहीं है, पहले भी आ सकता है। हम उसके वर्णिखंड करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो आप ज्ञ को, क्षत्रिय को, इनको देखते यूँ नहीं कि सबसे बाद आएगा। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया ये क्या और एक आपने लिख दिया क्षत्रिय, ये तो आप यूँ कहोगे सर क तो सबसे पहले आता है, क्षत्रिय बाद सबसे नीचे आता है, तो ये सबसे बाद आएगा, ऐसा नहीं है। ये क और ये श दोनों साथ में ही आएंगे, एक ही जगह पर मिलेंगे, आगे पीछे। ये है बात, बताएंगे अभी आपको, थोड़ी देर रुकिए आप, इसके बाद बताते हैं। हो गया च छ ज, इसके बाद ज और फिर य आएगा। ये ध्यान रखना आप। इसके बाद ट ठ ड ढ ण, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद ये आएगा। इसके बाद त आते ही इसके जस्ट पीछे त्र आएगा। ध्यान रखना आप, क्योंकि त्र त से और र से मिलकर बनता है। त्र त से और र से मिलकर बनता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो त, थ, द, ध और न आ गया। उसके बाद फिर प, फ, ब, भ और म आ गया। फिर इसके बाद य, र, ल, व हो गया। फिर इसके बाद श, इस श के साथ ही श्र आएगा। ये ध्यान रखना आप, श के साथ ही श्र आएगा। क्यों आएगा श्र? क्योंकि ये श और र से मिलकर बनता है। फिर इसके बाद श, फिर इसके बाद श और ह सबसे एंड में आएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी की डिक्शनरी देख लेना आप, सबसे एंड में ह से संबंधित शब्द ही मिलेंगे, ग से ज्ञानी से या त से त्रिशूल के नहीं मिलेंगे। तो हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत सबसे अंत का वर्ण जो होता है, जिससे शब्द बने होते हैं, वो ह है। ये ध्यान रखना आप। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि एक तो ये तीनों से बनने वाले शब्द सबसे पहले आते हैं, उसके बाद क के साथ ही स से क्षत्रिय आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है।
एक ज के साथ ही ग से ज्ञानी शब्द मिलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। एक त्र के साथ ही त शब्द मिलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और एक श्र के साथ ही ये मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो स्वरों के बाद इन व्यंजनों का क्रम शुरू हो जाता है। तो आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको उधर ले चलता हूँ। RPSC 2004 में 3rd ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? क्या कंचन, कमल और कृपा, इन चारों शब्दों में हिंदी डिक्शनरी के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार पहला शब्द कौन सा होगा? मान लीजिए पहला शब्द पूछा जाए, अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसने अंत का शब्द पूछ लिया, अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो फिर चारों का वर्णिखंड याद होना जरूरी है, चारों का वर्णिखंड करना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। नहीं तो ऐसे तो सब अपने आप ही पता लग जाएगा। आप देखिए, जिसके ऊपर अनुस्वार लगाए वो सवर्ण पहले आता है। ये खट से कंचन पहले आएगा, अपने आप पता लग गया। एक और बात ध्यान रखेंगे आप लोग, आधा वर्ण जे क आधा है, यानी ये आधा है, और ये क पूरा है कमल में, तो क्या बाद में आएगा? कमल पहले आएगा। ये भी ध्यान रखना है, हमेशा आधा वर्ण बाद में आता है और पूरा अक्षर पहले आता है, क्योंकि इसमें अ मिलेगा और इसमें तो अ नहीं, व्यंजन मिलेगा। तो व्यंजन हमेशा बाद में आता है, स्वर हमेशा पहले आता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अपन वर्णिखंड करते हैं, चलिए आप देखें। क य प्लस आ, ये हो गया। कंचन में देखिए, क प्लस अ के ऊपर अनुस्वार, यही होगा, प्लस च प्लस अ न प्लस अ, हो गया। इसके बाद देखेंगे कमल में, क अ म अ ल और अ, ये देखेंगे आप। और कृपा में ये क आधा है ये, और इसके नीचे क्या लगा है? ये री। री को भी आप एक तरफ ऐसे कैसे लिखोगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? प प्लस आ। अब डिक्शनरी में देखेंगे आप, सब आगे क्या है? क क क क, चारों में क है। आप किसी भी को भी आगे पीछे नहीं कर सकते पहले वर्ण के आधार पर, तो इस पहले वर्ण को तो हटा ही दीजिए, ये लो हट गया। अब किसके आधार पर होगा? दूसरा वर्ण। आप सबको अंग्रेजी की डिक्शनरी है, अंग्रेजी डिक्शनरी देखना आता है कि पहले ए अल्फ़ाबेट ए वाले मिलेंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के अनुसार जमाया जाता है शब्दों को। देखेंगे आप, यहाँ य है, यहाँ अंग है, यहाँ अ है, यहाँ री है। अब देखिए इन चारों में अलग अलग है। ये तो व्यंजन है, यह तीनों तो फिर भी स्वर है, और ये व्यंजन है। व्यंजन सबसे बाद में आता है, तो क्या चौथे नंबर पे आएगा चार शब्दों में से। ये देख लीजिए, क्योंकि य क के जस्ट बाद क्या है? य, और ये व्यंजन है, और यहाँ तीनों स्वर हैं, तो स्वर तो पहले आएंगे ना, स्वर पहले आएंगे, व्यंजन बाद में आएंगे, तो फिर ये सबसे बाद में आएंगे। इसको चौथा नंबर दे दीजिए आप। अब इन तीनों में देखो, ये और ये। अब आप देखिए, ये भी यह अ है और ये भी अ है, अ सबसे पहले आते हैं, आप जानते हैं। तो इन दोनों को भी ये भी सेम है, इनको छोड़ दीजिए। री, ये अ के बाद आता है, अ के बाद क्या आता है? री। तो ये कितने नंबर पे आएगा? तीसरे पे आएगा। चौथा तो मैंने दे दिया, अब ये किस पे आएगा? तीन पे आएगा, ये तीसरा दे दिया। अब इन दोनों में से आगे पीछे करो, ये अनुस्वार और ये अनुस्वार सबसे पहले आता है, बताया था मैंने। अ के पहले क्या आएगा? अनुस्वार, तो ये नंबर 1 पे आएगा और ये नंबर 2 पे आएगा। ये क्रम होगा। अगर वो पष्ट का पूछता तो आप अनुस्वार को देखकर हाथों हाथ राइट लगा देते, लेकिन अगर वो अंत का पूछता तो अंत में तो क्या आएगा? चौथे नंबर पर क्या आएगा? बहुत सी बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं वो, जैसे 4 शब्द हैं, अब वो दे देगा निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? क्या कंचन, कमल और कृपा, ये दे दिया। मान लीजिए उसने ये दे दिया। इसके बाद उसने दे दिया कंचन, कमल, कृपा और क्या, ये। इस प्रकार से आपको चारों का क्रम दे सकता है, और आरोही और अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। तो फिर आप क्या लगाओगे? ये है आरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम पूछता तो पहले 4 वाला पहले आता, ये है। तो इस प्रकार से उतारिए, आप इसको उतार लिया। अब हम इनसे संबंधित प्रश्न भी देखते हैं।
अब देखेंगे आप अगला शब्द क्या है। एक शब्द है श्याम, ये एक है श्रम, एक है श्रद्धा और एक है श्राद्ध। ये लीजिए आप, ये चार शब्द थोड़े कठिन लिखने की कोशिश की मैंने तीनों को। अब आप इन चारों को आगे पीछे कैसे जमाएंगे, हिंदी डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहले मिलेगा, उसके बाद कौन सा मिलेगा, उसके बाद कौन सा मिलेगा, उसके बाद कौन सा मिलेगा, ये देखते हैं। अब इनके वर्णिक खंड अपन को करने हैं। देखो आप श्याम के क्या करेंगे, श आधा है, य प्लस क्या लिखूं, आ, फिर क्या लिखूं बताओ, म, और फिर अ, हो गया। श्रम में देखेंगे ये श है, ये श, इसके नीचे क्या लग रहा है, ये बताया था मैंने र, लेकिन र पूरा है तो फिर आपको र में से अ निकालना पड़ेगा बाहर, ये ध्यान रखेंगे आप। और फिर म प्लस अ हो गया। अब श्रद्धा को देखो आप, ये श्र, तो ये श और इसके नीचे ये र, ये र और र के भी टुकड़े कर दिए, ये अपन ने कर दिए। अब बताइए आप, पहले द आएगा कि नीचे ध आएगा, पहले द आएगा, ये प्लस आधा द, और नीचे क्या लग रहा है, ध, और ये आ की मात्रा द की दिखाई दे रही है, लेकिन है किसकी, ध की, तो ये ध यहां आएगा। फिर देखिए आप श्राद्ध, श प्लस र, अब आ की मात्रा है, अ की नहीं है, आ की मात्रा ये आ, फिर द प्लस अ, ये होगा। अब आप आगे पीछे कर सकते हैं। देखो आप, यहां श, यहां श, यहां श, यहां श, आगे पीछे किसी को भी नहीं कर सकते, तो इनको हटा दीजिए। अब आपको दूसरा वर्ण देखना है। अब दूसरा वर्ण देखो, यहां य है, यहां र है, यहां र है, यहां र है। य 26वें नंबर का व्यंजन है, जबकि र 27वें नंबर के व्यंजन है। ये ध्यान रखना आप, हिंदी वर्णमाला में य 26वें वर्ण पर आता है, 26वें नंबर पर, और र 27वें पर आता है। तो निश्चित है आपको श्याम सबसे पहले मिलेगा, इन तीनों से पहले मिलेगा। अब आप देखेंगे इन तीनों को भी आगे पीछे कर लेते हैं। बाय द वे मान लीजिए चारों को क्रम से दे दे आगे पीछे करके, फिर हमारा क्या होगा, अंत का पूछ ले तो फिर क्या होगा हमारा। देखिए आप, यहां र, यहां र, यहां र, तीनों 27वें नंबर पे आते हैं। अब आप देखिए यहां अ और यहां आ, तो ये अ वाले पहले आएंगे, आ वाला बाद में आएगा, तो निश्चित इसको आप क्रम दे सकते हैं चौथा, क्योंकि अब अपने पास इन तीनों में 2 3 4 ही बच रहे हैं, पहला तो आ गया है, तो चौथा इसको क्रम दे दिया अपन ने। अब देखेंगे इसमें, और इसको अपन दूसरे और तीसरे में से बांटना है। यहां र, फिर आगे चलेंगे अ और अ, यहां पर भी आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर यहां चलोगे, यहां म और यहां द। म 25वें नंबर का व्यंजन है, जबकि द 18वें नंबर का व्यंजन है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप देखो, म 25 द 18, तो पहले कौन सा आएगा, ये श्रद्धा आएगा, और ये तीसरे पे आएगा, ये होगा। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, श्याम, दूसरे पे क्या आएगा, श्रद्धा, तीसरे पे क्या आएगा, श्रम, और चौथे पे आएगा श्राद्ध। इस प्रकार से देखा जाता है। उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। समझ में नहीं आए तो मुझे बता दीजिएगा, एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा, और इससे ज़्यादा भी समझा सकता हूँ, है ना, ये है, तो आप पूछते रहिए। अब और देखेंगे आप, एक शब्द है ज्योति, एक है ज्ञान, एक है ज्ञानेश्वर, और एक है ज्यामिति। ये इन चारों में कौन सा शब्द पहले आएगा। अब आप देखिए चारों में ज ज्यादा। अब तुम आप सोचोगे ग से ज्ञानी सबसे एंड में आता है, नहीं आता है, ज के साथ ही आता है। ये देखो, ज के साथ ही ज्ञानी आएगा, मैंने बता रखा है आपको। तो क्या करोगे, कैसे टुकड़े करोगे, ज प्लस य प्लस ओ, त प्लस ई। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तब वो इस ई की मात्रा को त के पहले लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है।
ऐसा नहीं करना है कि ये ई की मात्रा पहले, ई हमेशा व्यंजन स्वर पीछे ही लगेगा व्यंजन के, ये ध्यान रखना। तो चाहे ये मात्रा आगे लग रही है लेकिन त के बाद ही आएगी ई। तो ऑफलाइन के अंतर्गत हम होमवर्क गृह कार्य दे देते हैं ताकि बच्चे करके लाएं, कठिन से कठिन शब्दों को करके लाते हैं, हम उनको चेक कर लेते हैं कहाँ गलती की उसने, ये बता देते हैं। आप भी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसको कैसे टुकड़े होंगे और मैं आपको उनका जवाब दे दूंगा। अब इसके बाद देखिए ज्ञान को कैसे तोड़ोगे, ग, ये ज, और ज में क्या मिला हुआ है फिर देखो आप, य, तो य, और इस आ की मात्रा भी य के है, ये ध्यान रखना, ये य है, अनी है, य, च छ ज ज य, और इसके बाद न प्लस अ, ये आएगा। ज्ञानेश्वर का कैसे टूटेगा, ज प्लस य प्लस आ, न प्लस ए, श आधा है, प्लस व प्लस अ, र प्लस अ, ऐसे टूटेगा। ज्यामिति ज आधा है, फिर य, फिर आ, फिर म प्लस ई, और फिर त प्लस ई, इस प्रकार से टूटेगा। देखेंगे आप ज ज ज ज, किसी को भी आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि चारों वर्ण समान हैं। दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पर य, आपको पता है य 26वें नंबर पे आता है, ये भी 26, ये भी 26, और य आता है 10वें नंबर पर, ये गिन लेना आप बली से, 10वें नंबर पर ही आता है। तो च छ ज ज य 10वें नंबर पर, दूसरा ग्रुप है ये, पहला क वर्ग, दूसरा च वर्ग, क वर्ग में 5 और च वर्ग में 10, च वर्ग का 5वां है, तो 10वें नंबर पर। अब देखिए आप 26वें नंबर के बाद में आएंगे, पहले 10वें नंबर के आएंगे, तो पहले 10 में से ही छांटिए। देखिए आप यहाँ य, यहाँ य, यहाँ आ, यहाँ अ, यहाँ न, यहाँ न, इन पे भी आगे पीछे नहीं कर सकते, इससे भी आगे पीछे नहीं कर सकते। अब यहाँ आया अ और यहाँ आया ए, बताओ ए अ और ए में से कौन सा आगे आता है, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो दूसरा नंबर दे देंगे इसको। अगर आप इन तीनों को दोनों में से भी क्रम करना चाहो, इनको भी देख लो, यहाँ य, यहाँ य, यहाँ ओ, यहाँ आ, बताओ कौन सा पहले आएगा, ये तीसरा आएगा और ये चौथा आएगा। इस प्रकार से देखा जाता है शब्दकोश। उतारिए, फिर अगला शब्द देखना आप। एक शब्द है क्यारी, ये दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है कमल और चौथा है क्षमा। कौन सा शब्द पहले आएगा, देखेंगे आप। क प्लस य प्लस आ, र प्लस ई, यही आएगा। इसके बाद देखेंगे क्षत्रिय को तोड़ेंगे आप। क्षत्रिय में क आधा आ गया, ये किससे मिलकर बनता है, देखो आप, क से और श से, तो श आएगा यहाँ पर और इसमें भी अ बाहर निकलेगा। उसके बाद त्र, देखो आप, त्र, ये त, इसमें र, देखो आप, त्र, त से और र से मिलकर बनता है, तो त और र में कौन सी मात्रा लग रही है, ई की मात्रा भी र की है, तो इसके बाद आएगी। प्लस य प्लस अ, ये होगा। कमल में क, अ, म, अ, ल और अ। क्षमा में देखिएगा आप, क, ये श प्लस अ, म प्लस आ, यही होगा। देखें आप, क क क और क, चारों में क किसी को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। अब देखिए ये श, ये अ और ये श। अब आप इनमें देखिए, य 26वें नंबर का व्यंजन होता है, याद है। श 31वें नंबर पर आता है और ये अ, ये स्वर है, आप जानते हैं, ये 31 नंबर पर। तो सबसे पहले स्वर आएगा यार, तो एक कमल, ये नंबर 1 पे आएगा।
अब आप देखिए 26, 31, 31, तो कौन किसको पहले लूँ? 26 को पहले लूँ, ये पहले मिलेगा दूसरे नंबर। अब इन दोनों में से भी आगे कर सकते हो, यहाँ 31, यहाँ 31, यहाँ यहाँ त और यहाँ म आता है 25वें नंबर पे, त आता है 16वें नंबर पर, त किस पे आता है? 16वें नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये 16 पहले आएगा या 25 पहले आएगा? 16 पहले आएगा, तो तीसरे नंबर पर ये, और ये चौथे नंबर पे आएगा। इस प्रकार से क्रम होगा। सबसे पहले कमल आएगा, फिर उसके बाद क्यारी शब्द मिलेगा, उसके बाद क्षत्रिय शब्द मिलेगा, और उसके बाद क्षमा शब्द मिलेगा हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत। एक लास्ट और बताता हूं मैं, उसके बाद आप कोई सा भी कठिन शब्द ले लीजिएगा और उसके टुकड़े करिएगा। उसके बाद अगर नहीं आए तो आप पूरे कमेंट्स बॉक्स में भी बोल सकते हैं, मैं उसके वर्णीखंड करके बता दूंगा। एक लास्ट और देखेंगे आप, त्याग, त्योहार, त्रिशूल और त्रयंबक, ये लीजिए, बहुत अच्छे शब्द हैं। इनके वर्णीखंड कीजिए, उसके बाद आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, शब्दकोश में देख सकते हैं। देखेंगे आप, त य प्लस आ, ग प्लस अ, ये लीजिए, त प्लस य प्लस ओ, ह प्लस आ, र प्लस अ। ध्यान रखिएगा, त्योहार में एक ही मात्रा आती है, बहुत सी जगह दो लगी होती है। शब्द को शब्द शुद्धि के आधार पर वो शब्द गलत होता है, एक ही मात्रा आती है, यानी कि ओ आता है, औ नहीं आता है। त्रिशूल में देखिए आप, तो प्लस र में ई की मात्रा लग रही है, तो ये हो गया ई, छोटा ई। इसके बाद श आधा, इसके बाद बड़ा ऊ, फिर ल और फिर अ। त्रयंबक में देखिए, त और आधा र भी आधा आएगा, क्योंकि यहाँ त्र भी आधा है। इसके बाद अ नहीं आएगा, य प्लस अ, म आधा, ब आधा, अ प्लस क प्लस अ, ये होगा। अब देखेंगे आप, त त त त, किसी को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। अब दूसरे नंबर पे आए, यहाँ य, यहाँ य, यहाँ र, यहाँ र। अब देखो यह कितने नंबर पे आता है? ये आता है 26 नंबर पे। र कितने पे आता है? 27 नंबर पे। तो ये भी 26 पे आएगा और ये भी 27 पे आएगा व्यंजनों में, ये है। अब देखिए आप, 26 वालों को पहले ले लूँ, तो यहाँ य, यहाँ य। अब ये भी दो हैं अपने पास, इनको भी आगे पीछे करो पहले। तो ये ये आ और ये ओ। आ पहले आएगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे। अब इसमें देखेंगे आप, इन दोनों में यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, लेकिन यहाँ ई है और यहाँ य है। देखिए मैंने कहा था ना, अगर स्वर वाला हो तो पहले आता है। पूरा वर्ण त्रिशूल में पूरा है तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा। यह हिंदी शब्दकोश। कोई सा भी कठिन शब्द हो आप उसको तोड़िए, वर्णीखंड कीजिए और उसके फिर बाद आगे पीछे करिएगा, ये है। और ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। उतार लीजिए।